देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में एक नया सियासी महाज खुलता नजर आ रहा है। एक जानिब सदर पाकिस्तान असेंबली का इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं, दूसरी जानिब जो सियासी जमातें अब उनके अंदर से जो मुख्तलिफ गुफ्तगू निकल के सामने आ रही है, उसने सियासत के मैदान में एक अजीब हलचल मचा दी है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब के कुछ इंटरव्यूज मुतनाज़िर रहे, उन्होंने इस पूरे सियासी प्रोसेस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कुछ ऐसी ऑडियो लीक सामने आई, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे इलेक्शन मजीद मुतनाज़ हो चुके हैं। क्या ये एमक्यूएम पाकिस्तान की ऑडियो सही है या नहीं, और कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक गलत है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले मैं ये ऑडियोज हैं वो सुनवाते हैं पहले आपको, और जरा देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। मुस्तफा कमाल साहब ने पहले क्या कहा और उसको ओन भी जो किया मुस्तफा कमाल साहब ने, अगर उसको चला सकें। करते करते उनकी कई दौर हो चुके थे, फिर हमें रात में कुछ ही पहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए पीएमएलएन वालों से। तो हम मीटिंग करने जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला था भाई जो बैठ भी जाओ, तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का। वो तो सेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट उस 40-45 मिनट की मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिखते बात हुई उनसे। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, पीएमएलएन कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें ना कि भाई हमें कल को कमारी को बात अगर कोई नहीं सुन रहा, नहीं मानी जा रही, तो पता होगा कि मूड क्या है, ये पता होना, मेरा ख्याल है पता होना चाहिए इस वाली बात को सबको। तो उनके नंबर पूरे हैं, उनके नंबर पूरे हैं, और पीपल्स पार्टी का ये सरार है कि भाई एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। ये दो बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। हमने उनको जवाब नहीं दिया, ही हमने नहीं जवाब दिया, हमारे पास सारे जवाब थे सब लोगों के पास। क्योंकि हम कहते भाई आपने जरा मैंडेट की बात करने। तो आपने मुस्तफा कमाल साहब की ऑडियो सुनी, और इसमें जब ये ऑडियो सबसे पहले जब मंजर आम पे आई तो ये सवाल उठाया गया कि ऑडियो क्या दुरुस्त है या नहीं। इस सवाल का जवाब खुद मुस्तफा कमाल साहब ने चंद ही घंटों में दे दिया, और उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं। उसमें क्या है, मैं एमक्यूएम की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूं इस इलेक्शन के बाद से। तो हम इस्लामाबाद में कई पे दर पे पीएमएलएन से हमारी कई मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग के बाद डे बिफोर यस्टरडे इतवार वाले दिन मैं जो है राब्ता कमेटी के ऑफिस में बैठकर मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ कि उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई। तो उसमें ये बता रहा हूँ कि पीएमएलएन के दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो पीएमएलएन के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने लोगों को बता रहा हूं और आप तक कम्युनिटी ब्रीफ कर रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन वालों को कह रही है कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, एमक्यूएम का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है, वो हमें कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। अब ये दो बातों में तो कोई न्यूज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी के कमरे में, ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी से, और उस राब्ता कमेटी के कमरे में मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है। बहुत दिनों से हमें ये इतलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। क्योंकि ये ऑडियो रिलीज जो की है वो लंदन ने की, वो समझने को बहुत बड़ी चीज उनके हाथ लग गई है। नॉर्मल गुफ्तगू है जो कि टीवी पे भी वही बात हो रही है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन अहम बात इसके अंदर है कि राब्ता कमेटी के अंदर की गुफ्तगू जो है वो कोई रिकॉर्ड करके लंदन को भेज रहा है। तो लंदन ने इसको सुबह सवेरे जो है उसको रिलीज कर दिया, ये समझ के कि बहुत ही बड़ी कोई चीज उनके हाथ में लग गई है। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं जो उनका एक घुसपैठिया हमारे दरमियान बैठा हुआ है, जो उनका एजेंट बैठा हुआ है, उसने उसकी पकड़ाई दे दी है। तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हमारे दरमियान हमारे खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ
खिलाफ कौन है, हमारे खिलाफ कौन काम कर रहा है। तो जिस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, कोशिशों में लगे हुए थे, इस ऑडियो लीक के जरिए हमें उस पर्सनैलिटी का पता चल गया कि जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। आपने मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू सुनी और वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये उन्हीं की आवाज है और उन्होंने जिस अंदाज से वीडियो लीक हुई उसके बारे में बताया। ये बात यहां खत्म ना हुई, कल ये सारा तनाजा रहा और कल इसके ऊपर बहुत से मुख्तलिफ प्रोग्राम में गुफ्तगू भी हुई, एमक्यूएम ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। लेकिन आज एक और वीडियो निकल के सामने आई, उसने और मजीद इस सियासी माहौल को गर्मा दिया। ये वीडियो किसी और की नहीं बल्कि गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी साहब की है और उन्होंने क्या कहा आपको सुना था। जो कुछ भी आज मैंडेट के साथ अशर हुआ है और कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है कि दिया हुआ है, तो उसकी वजह भी आप ही लोग हैं, क्योंकि हम तो पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून नहीं, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्ती सीटें पीटीआई को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। तो ये बात भी उनको हमने एहसास दिलाया कि भाई आप उस 1.5 साल को भी देखें जब आपके साथ चले और उसका सारा बेनिफिट आप दोनों पार्टियों को होगा। एक वजीर आजम बना लिया, एक ने फॉरेन मिनिस्टर बना लिया और उस वक्त भी आपका रवैया 140A को लेके, डिलिमिटेशन को लेके या उस एग्रीमेंट को लेके जिसपे सबने साइन किए थे, शहबाज शरीफ साहब समेत जरदारी साहब ने, बिलावल ने, लेकिन उस पर मनोबल जो है अमल दरामद नहीं हुआ। और आज अगर हम अपना सीटें लेकर आए हैं और इस पर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अगर आपको ये सब बातें कर रही है, डिक्लेयर कर रही है और अगर आप हमारे हाथ बांध के उसके सामने ही डाल देंगे तो ये मुनासिब चीज नहीं है। और बात यह है कि अगर हमें मैंडेट मिला ही है, जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टीज मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है, यानी जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। तो ये बात भी हमने बड़ी क्लियरली उनको समझा दी। अब फैसला ज़ाहिर राब्ता कमेटी ने, खालिद भाई ने, हम सब ने मिलकर करना है कि हम किस हद तक उनके प्रेशर में आते हैं। प्रेशर उनका सिर्फ एक है, वो ये कि ज़ाहिर दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए और उनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर्स दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उनको ये, पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमक्यूएम को ना हो, और अगर वो भी तो वो नाम हो जो वो उनमें डाल रहे हैं। और एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है, खालिद भाई चाहे तो बता दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे गवर्नरशिप हो, उसका फैसला एमक्यूएम पाकिस्तान में, उसकी राब्ता कमेटी है, उनके डिक्टेशन पे नाम नहीं होगा। इसी तरह से मुस्तफा भाई ने कहा कि अगर हम आज भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हम जाके उस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको पूरे सालों साल गालियां ही पड़ रही हैं और उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है, जो हनीफ अब्बासी साहब के साथ और ख्वाजा साहब के साथ हुआ। लेकिन अगर हम साथ दें भी, और वो गुनाह बेलज्जत वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा ले और हम हुकूमत का हिस्सा भी हों, वोट भी दें, तो फिर हमारा अशर और बुरा होने वाला है। कामरान टिशोरी साहब कह रहे थे कि जो पिछली बार 7 सीटें मिली वो हमारा अपना मैंडेट था। ये खुद कामरान टिशोरी साहब की अभी तक मुबैना तौर पर ऑडियो लीक है। एज ऑफ नाउ जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस बात का हतमी तौर पर ऐलान नहीं किया गया कि कामरान टिशोरी साहब की यह आवाज असल है या नहीं, और अब तक कामरान टिशोरी साहब ने भी खुद सामने आके इसका खुलासा नहीं किया। आई विश ये भी खुलासा जल्द हो जाए और सही तौर पर अगर ये भी निशानदेही हो जाए कि इस ऑडियो में जो कुछ कहा गया, अगर कामरान टिशोरी साहब ने कहा या जो कुछ कहा, जो कुछ उनकी तरफ से था, वो अगर वही एक्सप्लेन कर दें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। प्रोग्राम में हम आज शामिल करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में 2 बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं तारुफ कराता चलूं अशफाक मेहमद साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और साथ में हमारे हमरा मौजूद हैं सलमान अहमद साहब जो कि एक तज्जिया निगार भी हैं, और जरा इनसे जानेंगे कि आखिरी जो सारी गुफ्तगू हुई है इसको किस अंदाज से देखा जा रहा है। पहले मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू, फिर आज कामरान टिशोरी साहब की गुफ्तगू, और इस दरमियान मुस्तफा कमाल साहब की इंडोर्समेंट, क्या वो इंडोर्समेंट इस गुफ्तगू को भी इंडोर्स करती है या नहीं, जो आज लीक हुई है या नहीं, इसको बात करते हैं। सलमान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एमक्यूएम के रैंक से इस तरह की गुफ्तगू को निकलना, एमक्यूएम एक डिसिप्लिन पार्टी है,
हम सब जानते हैं कि एमक्यूएम उन चंद जमातों में जहां पे डिसिप्लिन इंतहा का होता है, बल्कि राब्ता कमेटी के अंदर से अगर इस तरह की वीडियो लीक हो जाना, ये तो खुद एक बड़ा शॉकिंग अमल है। क्या कहेंगे, ये वीडियो लीक क्यों हुई, क्या पस मंजर में क्या था इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि कामरान टेसूरी साहब ने काफ़ी मैच्योर बेहतर बात करी, इसको डिफेंड जिस तरीके से करा, जिस तरह से उन्होंने बताया, एक असल हकीकत जो है उन्होंने बताई। देखें, थोड़ा सा अगर हम 2018 में एमक्यूएम की 6 या 7 सीटें थीं, और वो 6-7 सीटें जो है वो पूरी हुकूमत पे भारी थी, यानी उन 6-7 सीटों की बदौलत जो, और 5-6 सीटें धांधली के जरिए एमक्यूएम से छीनी गई थी। बहरहाल 6-7 सीटें जो थी उसकी वजह से पीटीआई की पूरी हुकूमत कायम हुई, और बड़ा ज़बरदस्त एमक्यूएम को जो रिसेप्शन मिला, और उसके अलावा खुद पीटीआई के जो चेयरमैन थे उन्होंने तारीफ़ करी, एमक्यूएम के किरदार की तारीफ़ करी और बहुत सारी बातें करी, और उस वक्त उनकी वैल्यू दूसरी थी। अब यहाँ पे जब ये जो हालात बन रहे थे, यहाँ हालात दूसरे बन रहे थे। अगर आप गौर करें कि लंदन से नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, सारे केसेस खत्म हो रहे थे, और पूरा एक सिनेरियो डेवलप हो रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब इस अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई शक नहीं था। स्टॉक मार्केट बुलंदियों पर, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री स्टॉक मार्केट चली गई थी, कारोबार भी सेटल हो रहा था। और लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुए हैं तो हालात ज़रा चेंज हुए, सीटें कम मिली मुस्लिम लीग नून को, काफ़ी उनकी एक्सपेक्टेशन से, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो उनका टारगेट था, उससे 20-25 सीटें कम मिली, और आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीत गए। अब उनका सारा स्टांस ही जो है उस वक्त से ही चेंज होना शुरू हो गया, और वो डिपेंडेंट हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुकम्मल। इससे पहले इनका प्लान ये था कि एमक्यूएम से मिलके कॉर्नर करेंगे पीपल्स पार्टी को, ताकि एक उनकी ऐसी हुकूमत बने जिसमें उनकी मोनोपोली हो, और उसके मुताबिक जो है ना वो आगे बढ़ सके। लेकिन जब सडनली विद इन 24 आवर्स सारी बातें बदल गई थी, और कहानी सारी बदल चुकी थी, वो सब आपको पता है, उस पर कहानी तो रात में बदली जा, जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद एमक्यूएम की वैल्यू वहां से खत्म होती हुई नजर आ रही थी, इसमें कोई शक नहीं था, कोई दो राय। आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम 7 सीटों में ज्यादा महफूज कर रही थी, ज्यादा पावरफुल महसूस कर रही थी, बने हुए 8, 17, 18 सीट। बिल्कुल, जैसे कि कामरान टेसूरी साहब ने कहा कि वो 7 सीटें थी जिसकी बदौलत हुकूमत भी चली, उसकी इज्जत भी हुई, और अगली बाद में जब वो 7 सीटें हटी हैं तो हुकूमत भी गिरी। ऐसा नहीं है, इन दोनों एमक्यूएम का ही डिसाइसिव फैक्टर था। यस, दोनों तरफ, दोनों इलेक्शंस में, 18 में भी और जो 21 में जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, उसमें एमक्यूएम लीडिंग रोल अदा कर रही थी। अब जो सूरत हाल थी वो अचानक बदली है। उसमें यह है कि एमक्यूएम बहरहाल मैंडेट किसी का भी हो, इलेक्शन तो जैसे हो, उस पर आप अगला सवाल कर लीजिएगा। वो मैं आता हूं, मुझे अशफाक साहब से पहले पूछने दें। अशफाक साहब, ये आपको एमक्यूएम क्यों काबिल कबूल नहीं है? अब तो आपके साथ चल भी रहे हैं, सारे मामला भी हैं, वफाक में आपके साथ हैं, सूबे में आपको वो नहीं पसंद आ रहे, गवर्नरशिप आप उनको देना नहीं चाहते, क्या माजरा है? सलाम को मुनीर भाई, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए मुनीर भाई, जहाँ तक एमक्यूएम का जो मामला है, और एमक्यूएम का जो ये इंटरनल जो वीडियो चली है मुस्तफा कमाल की, और फिर उन्होंने उसके ऊपर खुद वजाहत भी की कि जी यहाँ हमारा नहीं वास्ता, और जी वो बाहर ममालिक बैठे हुए कुछ लोग थे उनका वास्ता है। ये तो इनका अपना इंटरनल मामला है, इस पर तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ये जाने नून लीग से इनकी क्या बात हुई। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टांस है। हमने पहले दिन से ही अपने एक मौके को रखा हुआ था कि हम हुकूमत में हम गए, हम नून लीग का हिस्सा बने, लेकिन हमने उनसे जो डिमांड्स की वो भी आइनी सीटों की हमने उनसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली, ना हम उसमें कोई वजारतें ले रहे हैं उनके साथ। देखिए, अब बात यह है कि एमक्यूएम का जो फिर वही तर्ज सियासत कराची में शुरू हो चुका था जो इलेक्शंस के दौरान हुआ। इन्होंने हमारे पीपल्स पार्टी के एक वर्कर को शहीद किया, इवन के इलेक्शन के दौरान हमारी 2 गाड़ियों को आग लगाई बाकायदा। फिर उसके इलेक्शंस के बाद भी हमारे एक सिटी एरिया के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी को भी जो है शहीद कर दिया गया। एमक्यूएम फिर वही तर्ज सियासत, वही पुरानी रिवायत, वही शहर का माहौल ख़राब करना, उस पर चल पड़ी थी। तो हमारा तो पहले दिन से एमक्यूएम से ना कोई इत्तेहाद था, लेकिन ना हम करना चाह रहे थे। कंसर्निंग सवाल यह है कि इस वक्त अगर एमक्यूएम आपकी वफाक में इत्तेहादी है और उसका आपके मुतालिक ये ट्रस्ट डेफिसिट है, तो ये हुकूमत कैसे चल पाएगी? चलें, मान लिया एमक्यूएम की वजह से हुकूमत ना बन रही है ना चल रही है, लेकिन एक प्री इलेक्शन कमिटमेंट तो थी ना, उस प्री इलेक्शन कमिटमेंट को तो निभाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इस इलेक्शंस को पिछली गवर्नमेंट से कुछ कंसर्न करेंगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट 2018 की जब बनी तो एमक्यूएम इमरान खान साहब के भी साथ थे। जब वो जेल में गए, वो जब हटे, तो उसके बाद वो यहाँ पे नून लीग के साथ जुड़े, मतलब इत्यादि गवर्नमेंट में जुड़े। अच्छा, उस पर भी इनको एक बोनस पॉइंट मिला और इनको सूबे में गवर्नर मिल गया जो कामरान टेसूरी के नाम से बैठे हुए। बात ये है तो सारी इन्होंने अपना वो ली ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब वो नहीं ली, गवर्नर तो अब तक बैठे हुए।
गवर्नर तो नहीं गए। पीपल्स पार्टी का अंदरूनी खाना कोई इरादा है गवर्नर को तब्दील करने का? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो मतलब जो पीपल्स पार्टी जो चाह रही है, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि एक मुल्क में जो एक जमहूरियत का जो एक पहिया जो चल रहा है उसको और अच्छे तरीके चलाए। अच्छा, और एक अच्छा गवर्नर है तो कोई मसला तो नहीं है? देखिए, क्यों मसला नहीं है? मसला है ना, क्योंकि हम जाहिर बात है सिंध में हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, पूरे पाकिस्तान में हमने अच्छी सीटें ली हैं, इत्तेहादी हैं, तो कहीं ना कहीं इत्तेहाद का उनको भी नून लीग वो गिला भी है कि वजारतें उनको नहीं मिल रही, फिर गवर्नरशिप भी आप ले रहेंगे, तो फिर वो कैसे इत्तेहादी? हमारे तो इत्तेहादी है ही नहीं ना, हम तो सिंध की गवर्नमेंट में इनको साथ नहीं रखा हुआ। देखिए अभी आप देखें ना, सिंध में अभी जब आपका इसका स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो इन्होंने हमारे अगेंस्ट में बंदा खड़ा किया। फिर जब हमारे अपना वजीर आला का इलेक्शन हुआ शाह साहब का, तब भी इनका वहाँ कैंडिडेट खड़ा हुआ। जमहूरियत का हुस्न है, उस पर चल रहे हैं ये अपना इसी तरह। जमहूरियत हुस्न में एमक्यूएम फिट हो रही है इस वक्त सिंध में? ये तो नून लीग बेहतर बताएगी। सिंध में तो आप बता नहीं सर, हमारे साथ हमारा फिलहाल तो कोई ऐसा नहीं है। हमारे तो मैं ना जरूरत ये समझा जाए सिंध में एमक्यूएम सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन बेंचेस तक महदूद रहेगी और गवर्नर के ओहदे पे भी शायद पीपल्स पार्टी फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखा सके। सर हमारा हमने कहा ना, ये तो नून लीग का इनका मामला है, कि सिंध गवर्नमेंट का कोई ऐसा सच्चा से इरादा नहीं है ना कोई चीज है। मतलब अगर गवर्नर नहीं होता एमक्यूएम का तो क्या तब्दीली आएगी सूबे में कोई? नहीं देखें, एक चीज सूट क्या करता है इस पॉलिटिकल सिनेरियो? सूट करता है एमक्यूएम का गवर्नर हो ताकि बैलेंस सिचुएशन रहे, एक शहरी नुमाइंदगी होना जरूरी है और जो मैं समझता हूँ कि जरूरत भी है वक्त की। लेकिन अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो फिर एमक्यूएम की एक पुरानी रविश जो रही है मजलूमियत और वो जो एक हमारे 18 सीटों के बाद एमक्यूएम क्लेम नहीं कर सकती ना मजलूमियत की बात। 18 सीटें बहुत बड़ी तादाद होगी सब खुसूसी। जी हाँ, वो अलग है, वो तो ऐड ऑन है। नहीं तो उसका मैंडेट एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा। इस लिहाज से जो है, जब उनके हाथ में पावर नहीं होगी, मैंडेट एक्सेप्ट करना अलग बात है। फिर तो आप कहेंगे 100 सीटें पीटीआई की हैं, उनको भी हुकूमत में डालें, तो मैंडेट एक्सेप्ट करना होना चाहिए। देखें पीटीआई तो कर रही है, वो तो इस पर करा भी है, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है ना। जी हाँ, पार्ट नहीं है पीटीआई अपने उस लेवल पर। ऐसा मुमकिन है, चले रियाज साहब भी ज्वाइन, मुझे एक बता दें, ऐसा मुमकिन है एमक्यूएम और पीटीआई वफाक में ऑपोजिशन बेंचेस पे हो जाए फॉर अ चेंज? एमक्यूएम के वो रास्ते बंद हो चुके हैं। पीटीआई के चेयरमैन जब कह चुके हैं, वैसे यू टर्न हो जाता है, लेकिन वो पहले ही कह चुके थे कि पीपल्स पार्टी से और एमक्यूएम से कोई इत्तेहाद होगा नहीं। बस इसी पॉइंट पे मेरे पास रियाज आजिज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब ये बताइएगा, ये जो 2 दिनों में 2 लगातार लीक्स, आप एमक्यूएम को और एमक्यूएम के अंदर के मामला को मुझसे काफी बेहतर जानते हैं, राब्ता कमेटी से ऐसे लीक हो जाना, राब्ता कमेटी के अंदर की गुफ्तगू लीक हो जाना, ये माजी में मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने देखा क्या? नहीं, यकीनन ये अपनी नौयत का अलग एक वाकया है और इसमें जाहिर है कि जो लोग इस वक्त एमक्यूएम को चला रहे हैं वो कनेक्शन भी उनके कहाँ कहाँ हैं ये तो सबको मालूम है। तो मेरा ये असेसमेंट है, मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ये असेसमेंट है कि ये खुद एमक्यूएम इसके अंदर इन्वॉल्व है और खुद एमक्यूएम ने इसको लीक किया है ताकि मुख्तलिफ हल्कों तक मैसेजेस चले जाएं। अब इसमें एक अहम बात जो कामरान किशोरी की तरफ से आई है जी, वो इतराफ है। वो इतराफ यानी हमारा ये मैंडेट ही नहीं है, तो ये बहुत अहम बात है। और ये देखिए, उस फुटेजेस को आप देख लें और कामरान किशोरी की वॉइस को आप देख लें, तो वो मेरा ये असेसमेंट है कि वो फुटेज अलग है और वॉइस बाद में उस पर इंसर्ट की गई है, विजुअल इफेक्ट्स डाली गई है, वो तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। हाँ, वो बाद में, तो उसमें ऐन मुमकिन है कि खुद कामरान किशोरी साहब, क्योंकि देखिए एमक्यूएम जो डिमांड कर रही है उससे शायद एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ा सा गुरेजा है और वो भी थोड़ा सा आईना दिखाना चाहती है एमक्यूएम। एमक्यूएम क्या डिमांड करिए? एक्चुअल डिमांड क्या है एमक्यूएम की? वजारतों का मसला है, गवर्नरशिप का मसला है, मसला है वो 5-6 गालिबन वजारतें हैं जो कहा जा रहा है कि वो मांग रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा अहम मामला जो आईनी तरमीम का, वो कहते रहे इलेक्शन से पहले जी 18वीं तरमीम उसका मामला जी, उसमें तरमीम कहते हैं कि वो करना चाहते हैं जिसमें बलदियाती निजाम को मजबूत करना चाहते हैं सारे मुल्क में। उसमें 3 तरमीम वो चाहते हैं। अब वो उसकी सख्त मुखालिफ है, वो खुद नून लीग भी उसकी मुखालिफ है, यानी वो भी एम्पावरमेंट नीचे तक नहीं देना चाहते बलदियाती इदारों को। पीपल्स पार्टी भी उसकी मुखालिफ है। तो नून लीग तो चलिए बहालत मजबूरी या बअमरे मजबूरी उनसे बात कर रही थी, इसलिए कि उसको नहीं पता था मैंडेट क्या आएगा और किस तरह की ऊंट किस करवट बैठेगा। सॉरी, तो वो उन्होंने तो बातचीत इनसे की इस इशू के ऊपर कि ठीक है आप हम आएंगे तो हम वो आईनी तरमीम करेंगे, लेकिन पीपल्स अवांडर थे वो भी नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ही नहीं चाहती, तो
वो आईनी क्यों नहीं चाहती रियासत? मसला ये बताएं, क्यों पीपल्स पार्टी नहीं चाहती? सूट नहीं कर रहा पीपल्स पार्टी को, या पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखा जाए? नहीं, ये बात नहीं है। कराची ही का सिर्फ मसला नहीं है, वो आईनी तरमीम इस तरह है कि उसके बाद सिंध भर के बल्कि मुल्क भर के तमाम बल्दियाती इदारे एम्पावर हो जाएंगे और उनको अपनी अपनी सूबाई हुकूमतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, रहेगी। और डायरेक्टली उनको मतलब अगर एक कोटा उनके लिए मखसूस हो गया तो वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, जिस तरह एनएफसी अवार्ड में मिलता है। सही। तो फिर उनकी जो नहीं, वो तो एक अलग आईनी तरमीम का आप कह रहे हैं ना। मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी तो एमक्यूएम को सूबे में अपने साथ भी नहीं रखना चाहती किसी भी तौर पे। वो तो शायद गवर्नरशिप के लिए भी तैयार नहीं है कि गवर्नर एमक्यूएम का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पीपल्स पार्टी अब इनको यहां से बिल्कुल साफ करना चाहती है और उनको पता है कि ये जो मैंडेट है ये मशकूक है। खुद पीपल्स पार्टी का मैंडेट कराची के हवाले से मशकूक है, लेकिन उससे भी ज्यादा मशकूक एमक्यूएम का मैंडेट है, जिसका एतराफ खुद कामरान टेसोरी साहब कर रहे हैं। और वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बाय डिजाइन कर रहे हैं। मेरी असेसमेंट है कि वो बाय डिजाइन कर रहे हैं और उनको कुछ कहा गया है कहीं से कि आप ये करें ताकि एमक्यूएम को थोड़ा सा जो हवा में उड़ रही है उसके बारे में से थोड़ी सी हवा कम की जा सके कि भाई आपका मैंडेट जारी है, खुद आपका आदमी कह रहा है। तो ये भी मतलब लेकिन रियासत मैं फिर एनालाइज नहीं कर पा रहा हूं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरी बात जी। कामरान टेसोरी पहले दिन से ही किसके लिए काम करते हैं सबके ज़हनों में आया है, बिल्कुल वाज़ेह है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए काम करते हैं। मुखालफत खुद पूरी राब्ता कमेटी करती रही कि इनको हम गवर्नर तस्लीम नहीं करेंगे, और फिर बाद में उन्होंने जब उनकी आर्म ट्विस्टिंग की गई, बल्कि मैं कहूं कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया एमक्यूएम वालों का, तो उन्होंने कामरान टेसोरी को अपना गवर्नर तस्लीम कर लिया और अब वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि कामरान को कंटिन्यू किया जाए। तो कहीं और से भी यही डिमांड है। पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी सिंध में और खासतौर से कराची में अपनी ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहती है। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये हुकूमत का हिस्सा बने या इस तरह सूरत हाल हो कि ये हम पे दोबारा से कोई डिक्टेशन की शक्ल में कोई। रियासत मुझे ये बता दें कि अब हुकूमत का ढांचा क्या बनने जा रहा है? एमक्यूएम 18 सीटों के बाद भी 6 सीटों से के मुकाबले ज्यादा बेबस नजर आ रही है। एमक्यूएम क्या करने जा रही है और हुकूमत साजी कैसे होगी? देखिए, अपेरेंटली तो एमक्यूएम की पोजीशन बेहतर हुई है, अपेरेंटली जो नजर आता है, लेकिन यकीनन उसमें पीटीआई जिसने एमक्यूएम का मैंडेट चुराया था 2018 में, सही, अब वही मैंडेट वापस लेके एमक्यूएम को दे दिया गया। वो भी जबरी था काम, ये भी जबरी है काम, और इसमें जाहिर है कि खुद उनका एतराफ भी इस बात की गवाही है कि ये काम जबरी हुआ है। 17-18 सीटें उनको मिल गई हैं और फिर 18 सीटों के बाद रियासत अगर डिलीवर नहीं हुआ तो फिर एमक्यूएम अगले इलेक्शंस में क्या लेके जाएगी? चले मैं फॉर्म 47 की बहस को नहीं जाता, लेकिन वोटर्स को कैसे एंगेज करेगी? खुद कामरान टेसोरी साहब कह रहे हैं कि देखें ये बदनामी है, लोग नाराज हैं, गालियां पड़ रही हैं, लोग मार रहे हैं। एमक्यूएम तो खुद इस चीज को महसूस कर रही है कहीं ना कहीं, तो एमक्यूएम क्या लेके जाएगी वोटर्स के पास? ये उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि अगला इलेक्शन तो खैर अभी बहुत दूर है, लेकिन जब भी इलेक्शन होगा, और बात यह है कि इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो अपने वोटर को मुतमईन कैसे करेंगे? 3-4 साल हुकूमत जो भी रही उसके अंदर अपने वोटर को क्या डिलीवर करेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एमक्यूएम के लिए। तो वो उसके लिए थोड़ी सी कोशिशें कर रही है, अगरचे उनकी पॉलिसी सिर्फ ये रही है कि वजारतें ले लो, अपने कुछ लोगों को उसमें अकोमोडेट कर दो, कुछ नौकरियां दिलवा दो, अपने कारकुनों को अकोमोडेट कर लो और पॉलिसी को आगे लेके चलो, एमक्यूएम को आगे लेके। रियासत आखिरी बात ही बता दें, एमक्यूएम किस हद तक कामयाब होने जा रही है इस, अगर आप कहते हैं कि ये एक बहुत बड़े तबके का ख्याल है कि कहीं ना कहीं एमक्यूएम इसको प्रेशर टेक्निक के तौर पर यूज करिए, एमक्यूएम कामयाब हो सकेगी वजारतों के इजाफे में या गवर्नरशिप के उसूल में? नहीं, मुझे लगता है कि वो ऐसा कर लेंगे, किसी हद तक वो कामयाब होंगे, इसलिए कि कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट जरूर किया जाएगा और उनकी जो डिमांड है उस हिसाब से नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट जरूर किया जाएगा, इसलिए कि ये जरूरत है एस्टेब्लिशमेंट की भी। देखिए, एक बात और बड़ी अहम मैं आपसे इसी हवाले से बता दूं, एमक्यूएम की खामियां खराबियां अपनी जगह है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी जो पिंडी वाले हैं उनकी नजर में बहुत ज्यादा कोई अच्छी पार्टी नहीं है, तो वो एमक्यूएम को एक थ्रेट के तौर पर कराची में और हैदराबाद में रखना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के लिए, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के लिए और दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूरे सिंध में, तो वो एक थ्रेट के तौर पे एमक्यूएम को मजबूत करना चाहते हैं, खुद भी चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि एमक्यूएम अपने फ्रेम से बाहर ना हो, जैसे पहले हो गई माजी में आपने देखा कि एमक्यूएम अपने जामे से भी बाहर हो गई और बाहर जाके खेलने लगी और सारी चीजें वो मांगने लगी, तो
उस तरीके से नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से एमक्यूएम चले, अगरचे वो चलते भी हैं, वो फॉलो भी उसी पैटर्न को करते हैं कि जो पिंडी से उनको दे दिया जाता है। तो वो उसमें कोई मतलब ज्यादा कोई तो उसमें ऐसी बात भी नहीं करते कि हम नहीं करेंगे। अलबत्ता मीडिया पे आके शोर मचाते हैं, बाकी अंदर जाके जो वो कहते हैं वही करते हैं। अब भी वही करेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कुछ ना कुछ उनको अकोमोडेट जरूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू सागा के। सलमान साहब, रियाज साहब कह रहे हैं एमक्यूएम को अकोमोडेट कर लिया जाएगा, आपका भी गालबन यही ख्याल है? देखिए, दो बातें रियाज साहब ने करी हैं जिसमें से एक से मैं कदरे इख्तलाफ करूंगा, दूसरे से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। जो सेकंड बात की है कि एमक्यूएम का अकोमोडेट, ये मुझे लगता है बात में वजन है और मजबूरी भी बन सकता है, क्योंकि देखें मजबूरी कैसे बन सकता है, सवाल लेट मी एक्सप्लेन यू कि अभी देखें स्टार्टिंग में तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी तो ये शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम हमें सियासत में होती हुई नजर नहीं है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, IMF की डील है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सेटल करना है, लेकिन मसले आ सकते हैं जो हम और आप और बहुत सारे हम देखते रहे तज्जिए, उसमें ये हमेशा रहा है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने हुकूमत चलेगी, कुछ कहते हैं 1 साल, लेकिन इसका मतलब ये होता है आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, वहाँ MQM की 100% अहमियत बन जाएगी। नंबर आप ये कह रहे हैं कि क्या एमक्यूएम ऐसा कोई पॉपुलर स्टेटमेंट अडॉप्ट कर सकती है जो शायद मौजूदा हुकूमत के लिए नुकसान दे? अभी कुछ भी नहीं, अभी मुझे नहीं लगता एमक्यूएम कोई ऐसा, मेरा ख्याल है एमक्यूएम अगर खामोश रहे ज्यादा बेहतर है, वक्त देखे, वक्त की धार देखे। अभी मुझे नहीं लगता एमक्यूएम की कोई बात सुनी जाएगी, एमक्यूएम को कोई, बट अगर एमक्यूएम की बात नहीं सुनी जाती और इसी चीज के साथ एमक्यूएम आगे बढ़ जाती है, जिससे मैं इख्तिलाफ कर रहा हूं, मैं वो भी बताना चाहता हूं। इख्तिलाफ नहीं, बल्कि मेरी समझ में नहीं आता कि एमक्यूएम क्यों चाहेगी कि बल्दियाती इदारों को एम्पावर्ड करा जाए, जबकि जमात इस्लामी कराची, हैदराबाद में और शायद PTI और पीपल्स पार्टी इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदे हैं कराची और हैदराबाद में, तो वो क्यों चाहेगी एमक्यूएम? अगर बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार मिल गए तो फिर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी या PTI आइंदा हुकूमत जो है वो कराची में बल्दियाती पावर जिसके पास होती है उसकी हुकूमत बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, काम वो कर मैं नहीं समझता एमक्यूएम ये चाहे एक इंतखाबी नारा हो सकता है एक दिखाने को, लेकिन मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम कभी ये चाहे कि इस मौके पे कि बल्दियाती इदारों को एम्पावर्ड करें। इसके ऊपर बात करते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का लौटेंगे तो मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि पीपल्स पार्टी का भी एक पर्सपेक्टिव है। पीपल्स पार्टी का एक मौकफ यह है कि उन्होंने वोट लिए और उनका इख्तियार है कि वो हुकूमत में जो कुछ चाहें वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बगैर उनकी हुकूमत बन नहीं सकती। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का जरूर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा हो रहा था कि ये जो एमक्यूएम की मुबैना तौर पे ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे मैंडेट के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। ये बात कुछ हद तक यकीनी भी है कि इलेक्शंस में धांधली हुई, लेकिन कितने पैमाने पर हुई और कितनी सही और कितनी गलत, इसको डिबेट किया जा सकता है। अशफाक साहब, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के लिए किसी तौर पर कोई थ्रेट है आने वाले वक्त में, जिस वजह से पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को कबूल नहीं कर पा रही? देखिए, जहाँ तक मुनीर भाई एमक्यूएम के किसी हद तक हमारे साथ थ्रेड होने की, वो तो उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया। जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो एमक्यूएम ने उसका बाइकाट कर दिया। अगर एमक्यूएम उसका बाइकाट ना करती तो आज सब गए भी थे बाइकाट ना करें, कहा भी था। और उसकी वजह ये थी कि KMC के अंदर कम से कम इन तो हो जाती, और उसके बाद आगे का देखें, एक इलेक्शन प्रोसेस जो ना ग्राउंड रियलिटी का बहुत अहम था। मैं एक टॉक शो में बैठा था, मैंने वहाँ पे जब एमक्यूएम ने बाइकाट किया तो मैंने कहा कि एमक्यूएम आने वाले इलेक्शन में बहुत सी सीटें हारेगी, और वो हुआ, सबके सामने चीजें आई भी। आज देखें पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर हुई, इसलिए बेहतर पीपल्स पार्टी ने डिजर्व किया है ना, पीपल्स पार्टी ने काम किया। सिंध में अगर कोई डेंट पहुंचा सकता है कम से कम शहरी इलाकों में, तो वो PTI या एमक्यूएम है। PTI इस गुड बुक्स में नहीं, तो एमक्यूएम का एक ऑप्शन तो है। शहरी इलाकों में किसी भी एक सियासी पार्टी का इतना होल्ड नहीं होता है।
पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, जमात इस्लामी का, MQM का, सबका एक अपना एक पावर शेयरिंग कहीं ना कहीं होती है किस हल्के में किसी न किसी जगह पे पॉकेट्स में हर क्योंकि जाहिर बात इस बार अगर पावर शेयरिंग देखें तो MQM ने काफी ज्यादा सीट्स ली हैं, जो पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही थी कि कराची उनका है। कराची तो हमारा, हम आज भी कहते हैं कराची हमारा, सब पर सीट्स उनको मिल गई ना। तो आपने देखा नहीं सीट्स पे हुआ क्या, सबके सामने चीज है, कोई छुपी दुखी तो नहीं, हम तो वही कह रहे हैं। लेकिन मकसद कहने का ये है कि अभी अगर ये अपनी वीडियो लीक कर रहे हैं या ये चीजें हुई हैं, इसका मतलब क्या है? फिर ये कहते हैं कि जी हम तो किसी बंदे को ढूंढ रहे थे, नहीं ये कर रहे थे वो कर रहे थे। मेरे तो समझ में मुस्तफा कमाल आज भी नहीं आया। इस वीडियो लीक के बाद मुस्तफा कमाल पार्टी का मैं मुस्तफा कमाल थोड़ी बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये पता नहीं क्या अभी कामरान, आपने इनसे पूछा कि जी कामरान तशूरी क्या है, उसका खालिद मकबूल सिद्दीकी के आदमी, तो मैं कहने वाला था वो फारूक सत्तार के आदमी है कामरान तशूरी साहब। तो मैं तो सिर्फ इस बात पे हैरान हूं कि जब मुस्तफा कमाल साहब आए थे, जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, इतना रोए थे कि उन्होंने खैबान माफिज जो है वहां समंदर हो गया था इनके रोने की वजह से। फिर उसी MQM में ये गए, कहीं ये अभी भी जो ये वीडियो चल रही है मतलब कोई इसके पीछे इसके ऊपर बात लेना अली पल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अली साहब, ये जो 2 दिन में 2 MQM की ऑडियो लीक्स आई हैं, इसने पूरे इलेक्शंस के ऊपर तो सवाल निशान खड़ा कर ही दिया एक बार फिर से, लेकिन कराची की मजमूई सियासत पर अगर हम देखें तो एक बड़ा सवाल है सियासत में। PTI इसको कैसे देख रही है? PTI भी एक मौकफ रखती है कि ये जो मैंडेट है ये जाली मैंडेट है। क्या देख रहे हैं आप PTI वाले साहब इसको? देखिए जी, 8 फरवरी को जब इलेक्शंस हुए और हमने विन किया, और विन करने के बाद हमने वो जितना होता है कि सेलिब्रेट करना वो नहीं, लेकिन एक जीत होती है तो वो हमने की। लेकिन सुबह हमें तकरीबन 4 बजे से पता चलना शुरू हो गया कि जी हमारी जितनी भी सीटें हमने विन की हैं, कौमी की या सूबाई की, मैं भी PS 103 से लड़ा था और मैं जीत चुका था। और थैंक यू जमात इस्लामी के कैंडिडेट ने कहा कि जी आप जीत चुके हैं, दूसरे नंबर पे मैं हूं। तो इन्होंने जो इस तरह से 47 के जरिए जीत कर आए, तो वो अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। पूरी दुनिया को तो वैसे ही पता था, लेकिन MQM जो है वो एक्सपोज हो गई फर्दर, अब वो अपनी ऑडियो लीक्स के जरिए। अब ये इतराफ जुर्म है और इसकी सजा है कि जी इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। ये मैंडेट असल में अमानत थी खान साहब के वोटर्स की, जिन्होंने हमें दिया और हमें कहा कि जी आप अगर पार्टी छोड़कर कहीं चले जाएंगे तो आपको सजा नहीं चाहिए। फिर हमने कुरान पाक उठाया और हमने कहा कि जी हम पार्टी से कहीं नहीं जाएंगे, और लोगों ने हमें अमानत वो दी खान साहब की। लेकिन इन्होंने आरोज के जरिए हमसे वो मैंडेट चोरी कर लिया, जिसके लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। देखें लेकिन अली साहब एक आप देखें एक चीज, मौलाना फजल रहमान साहब की एक प्रेस ने एक इंटरव्यू दिया, वो बात हुई, लेकिन उसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ। पिंडी के कमिश्नर ने एक इतना बड़ा इतराफ किया और उसके चंद दिनों बाद वो अपने बयान से उन्होंने अपना बयान ही तब्दील कर दिया। आज MQM ये बयान दे रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा? और अगर कोई एक्शन नहीं होता तो फिर ये ऑडियो लीक्स में PTI का तो कोई हिस्सा ना हो। कहता हूं, बिलावल भुट्टो साहब का बयान आया था कि जी MQM का मैंडेट जाली है, और इनकी ऑडियो लीक जो है उसमें भी ये है कि जी इनका जो है मैंडेट जाली है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास पूरा हिसाब है। जनरल सेक्रेटरी PTI 5 सीटें हमारी कौमी असेंबली की चोरी की हैं PP ने, इंक्लूडिंग डिफेंस वाली जो सीटें 241 और 240, ये सारी उन्होंने चोरी की है, और 237 भी उन्होंने चोरी की है। इस तरह 5 सीटें उन्होंने चोरी की हैं, बाकी MQM ने हमारी सीटें जो है वो चोरी की हैं। तो मैं तो इन दोनों का मैंडेट जो है वो समझता हूं कि जाली है। अब आपका सवाल ये कि इदारे क्या कर रहे हैं जी। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन के पास हम गए कि जी ये 47 फॉर्म में हम हारे हुए और 45 में जीते। 45 फॉर्म वो होता है जो प्रिजाइडिंग अफसर हर पोलिंग स्टेशन का देता है, उसमें मेरे 20,000 फॉर एग्जाम्पल है, MQM के 5,009 है, वो जीत दिया। तो ये 47 फॉर्म जो इन्होंने इश्यू किया, ये चोरी जो की है, ये इदारों को नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन कोई 150 के करीब पिटीशन इलेक्शन कमीशन में दाखिल हुई, उन्होंने ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। और ट्रिब्यूनल मीन्स, अब इदारों की बात कर रहा हूं, ट्रिब्यूनल मीन्स के जो दरखास्त करेगा उसी को सजा आएगी, वो घूमता रहेगा 3 साल उसमें, और ये सारे असेंबली में बैठकर जो है मजे लेते रहेंगे, सैलरीज भी लेते रहेंगे और डेवलपमेंट का फंड्स बेचेंगे। अच्छा अली साहब एक चीज और मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप इजाफा कर दें। अली साहब एक चीज और इजाफा कर दें, इस वक्त कौमी असेंबली का इजलास एक मुअम्मा बना हुआ है। PTI के जो लोग दूसरी जमातों में शामिल हुए हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, उनको रिजर्व सीट्स भी नहीं मिल पा रही। क्या कानूनी पेचीदगियां क्या है इसमें? कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, बदनीयती है। मैं आपको बताऊं कैसे। जब हम इलेक्शन में जा रहे थे तो उन्होंने, याद है आपको, बल्ला हमसे छीना था कि जी अब ये इलेक्शन नहीं कर सकेंगे। फिर हमें मूली गाजर रैकेट ये मिली, फिर देखा आपने पब्लिक ने किस तरह मैंडेट दिया।
ये रास्तों में रुकावटें हैं छोटी मोटी। फिर सुन्नी इताअत काउंसिल के हमने लिया शेल्टर कि जी हम उसमें जाते हैं कानूनी। देखिए हम किस तरह कानून को स्टेप वाइज कर रहे हैं। बेट वाला भी हमने कहा छोड़ें जी इलेक्शन होने दें। फिर सुन्नी इताअत तहरीक में हम चले गए। अब ये कहते हैं कि सुन्नी इताअत तहरीक को नहीं मिल सकती। कहीं आपने सुना है कि किसी भी पार्टी की जो सीट्स होती हैं वो उसी पार्टी को मिलती हैं, दूसरी पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। अगर मैंडेट ये हमारा है, सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं तो ये टाइम दे दें। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि नून लीग की एक खातून थी जिसने कहा था कि जी इनके खातून का मैंडेट दे दें। ये औरतों की सीटें चोरी करना, पहले तो हमने जनरल सीटें चोरी कर ली, अब औरतों की सीटें। कोई इदारा है यहाँ देखने वाला, इंटरनेशनल मीडिया हम पर हंस रही है, इंटरनेशनल लोग हंस रहे हैं कि ये इलेक्शन का कैसे इन्होंने फन कर दिया। मैं एमक्यूएम को, पीपल्स पार्टी को आपके प्लेटफॉर्म से मशवरा देना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत दें। जी जी जी। देखिए जी, मैंने अख्तर मेंगल साहब की जो है वो स्पीच सुनी और उन्होंने कहा कि हम पठान और ये हम सिंधी और ये हम सब अपने आप को गैरमंद समझते हैं, लेकिन जो हाफिज साहब हैं, हाफिज साहब को उन्होंने टर्म किया कि जी ये मुहाजिर है। मैं इस पे नहीं बिलीव करता कि कोई मुहाजिर है या कोई सिंधी है। हम सब सिंधी हैं, सिंध में रहने वाले। कोई उर्दू स्पीकिंग सिंधी है, कोई हिंदी स्पीकिंग सिंधी है। लेकिन उसने कहा कि यार मैं हाफिज नईम जो एक मुहाजिर है उसकी गैरत को सलाम करता हूं कि उसने एक चोरी में आई हुई सीट जो है वो वापस कर दी। मैं हमारे एमक्यूएम के जितने भी हैं, टिसौरी साहब हैं, कमाल साहब हैं, सबसे फारूक सत्तार साहब हैं, मैं कहता हूं कि जिस तरह वो उन्होंने कहा कि जी एक उर्दू स्पीकिंग बंदा जो है उसने गैरत दिखाई है, ऐसी गैरत हम एमक्यूएम ने दिखानी चाहिए और कहा जाए कि जी बिल्कुल अवाम ने हमें रिजेक्ट किया। ये आपका मौक़िफ़ आ गया अली साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। थैंक यू सो मच, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। सलमान साहब, ये जो रिजर्व सीट्स का मसला बन गया, ये रिजर्व सीट्स में क्या मसला है, क्यों पेचीदगियां हैं, क्यों नहीं मिल पा रही रिजर्व सीट्स? देखें, मुझे पीटीआई की जो वकला की टीम है, मुझे शुरू से ही जो है ये उसमें कोई ऐसी वो तदब्बुर या समझ मुझे नज़र नहीं आई। मसलन बल्ले के निशान पे भी जब वो गए, हम तो समझ रहे थे कि शायद ये तो निशान बड़ी ज़्यादती हो गई है कि उनसे बल्ले का निशान जो है छीना जा रहा है। लेकिन जब लाइव ट्रांसमिशन सामने आई तो उनके वकला बिल्कुल घिग्गी बंधी हुई थी और जो आर्गूमेंट सामने से आ रहे थे वो बिल्कुल सही और कानूनी आ रहे थे। इसी तरीके से जब रिज़र्व सीटों का मामला हुआ, एक ऐसी पार्टी के पास वो जा रहे थे कि जिसकी कोई नुमाइंदगी कौमी असम्बली में नहीं है, तो उनके वकला को कानूनी तौर पे इसको कवर करना चाहिए था या ऐसी पार्टी को चुनते कि जिसकी रिप्रेजेंटेशन होती। इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उठाया, उनकी तैयारी थी। देखिए अभी तक जितने भी उन्होंने, यानी आप ले लें जो तहरीक अदम एतमाद आई, बड़ी पार्टी, आपको नहीं लगता इतनी वकला की टीम? मैं बता आपके सामने आ रहा है। तहरीक अदम एतमाद आई थी, उस वक्त भी कानूनी तौर पे जो है पीटीआई कुछ भी नहीं थी, गैर कानूनी काम कर रही थी। किसके मशवरे से कर रही थी कि असेंबली पहले डिप्टी स्पीकर ने जनाब वापस करी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करा, वहां पर भी वीकनेस नजर आई। और अभी जो बल्ले का निशान लिया गया वहां पर भी इनकी जितनी वकला की टीम थी वो बेबस नजर आ रही थी, क्योंकि जो आर्गूमेंट आ रहे थे उसकी तैयारी नहीं थी। अभी भी जब इन्होंने एक ऐसी पार्टी को मुंतखब किया तो उनके जहन में होना चाहिए था यहाँ से कवर। अच्छा, भारत ये एक शोशा है, देखिए रिजर्व सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ सदारती इलेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मिल भी जाए तो प्रोपोर्शनली दूसरे को ज्यादा मिलेंगे, तो उसकी वोटिंग का कोई इंपैक्ट नहीं, सिवाय कि एक मीडिया पे एक सियासी जमात इलेक्ट होके जो आई है उसके चले आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पार्टी में तो शामिल हो गए, तो क्या उनको रिजर्व सीट्स दिए बगैर दीगर में तकसीम की जा सकती? तो मुनीर साहब, कानूनी उसके चैनल्स मौजूद हैं, क्योंकि जो एतराज हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, इसलिए कि एक ऐसी पार्टी जिसका असेंबली में नुमाइंदगी नहीं है, आप उसको अपनी रिजर्व सीटें कैसे उसके नाम से आप इशू करा सकते हैं? नहीं, वो तो इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पर जी, तो उसकी प्रेजेंटेशन नहीं है पार्लिमानी, ये आईनी तौर पे ये मुमकिन नहीं है, उस पर एतराज है। लेकिन इसमें जमहूरी नुक्ता नजर भी है ना अशफाक साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत के लंबरदार रही है, आप खुद कहते हैं हम जमहूरियत को पसंद करते हैं। इस वक्त जो मैंडेट पीटीआई को मिला हो उसको आप तस्लीम भी करते हैं, ये भी बात ढकी छुपी नहीं है कि एज इंडिपेंडेंट पीटीआई बड़ी तादाद में कामयाब हुई है, अब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शिरकत कर ली। क्या नहीं लगता आपको कि उनको उनकी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए? देखिए अपना मुनीर भाई, सबसे पहली चीज़ ये अली भाई जो लाइन पे थे ना आपके पीटीआई वाले, इन्होंने कहा कि जी हमारी 5 सीटें कराची की पीपल्स पार्टी ने चोरी की। अब ये रह गई पहली सीट कादिर पटेल साहब वाली, जो हमारी केमाड़ी की सीट थी। 2018 में कादिर पटेल एमएनए रहे, 2008 में भी एमएनए रहे, वो सीट हमने जीती। सही। लियारी की सीट जो हमेशा पीपल्स पार्टी के पास रही, लेकिन लास्ट 2018 में हमारे पास नहीं थी। ठीक है, हमारी कुछ वहाँ पे आपके सामने सारी चीजें थी, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी कम बैक हुआ, हमने बल्दियात में वहाँ पे टाउन भी जीता,
और वहां पे हमने एक सूबाई की जीती और एक कौमी की जीती, वहां पे भी एक आजाद जीता। ठीक है, बात यह है कि वो सीट हमारी पुरानी थी और वो अभी से नहीं, भुट्टो साहब के दौर से थी, हमने वो कम बैक की। अब बात आ गई क्लिफ्टन डिफेंस की। जैसे कि आपको मालूम है क्लिफ्टन डिफेंस में जो सीबीसी क्लिफ्टन वो पीपल्स पार्टी के पास है, तो पीपल्स पार्टी ने काम किया, हमें एनए की सीट वहां पे मिली। इसी तरह आपका क्या मलीर में हो गई सीट मिली और सूबाई नहीं मिली। देखिए ये तो फिर यहाँ भी तो नहीं मिली ना, लियारी में भी तो नहीं मिली सूबाई की सीट। तो मैं वही कह रहा हूं, देखिए ये होगा एक जगह पे आपने काम किया, एक वोटर का कॉन्सेप्ट होता है ना, एक वोटर जो वोट देने आता है ना, तो वो बड़ा प्लान, बड़ा मार्जिन कैसे पता है, उसको पता है कि यार देखिए मैं बताऊं, देखिए सबसे बड़ा मसला पता है क्या था, अब लोगों को इस बात का यकीन हो चुका था कि हम अपना वोट उनको दे रहे हैं जिनके वोट लेने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए करना कुछ नहीं है। आज भी लोगों के मसला में फिर क्यों दिया? मैं वही कहता, देखिए सुबाई में अगर देखिए सुबाई में अभी तक हमें तो कुछ समझ में अभी तक सुबाई वाला हमारा नहीं आया, हमारे हमें तो हम सीबीसी क्लिफ्टन विन किया और बड़े अच्छे मार्जिन से हमने विन किया। आपने विन नहीं किया था, नजीब अली साहब आपके कैंडिडेट नहीं थे, वो आजाद। देखिए ये ऐसा नहीं था, नजीब अली साहब आजाद सर नहीं पीपल्स पार्टी में शमूलियत की थी इन्होंने, आजाद नहीं थे, उन्होंने शमूलियत करके पीपल्स पार्टी की एक टिकट पे लड़े थे, आप कंफर्म कर लीजिएगा। 10 काउंसलर्स की टिकट थी जिसमें 6 पीपल्स पार्टी ने विन की, एक आजाद ने हमारी हिमायत की। 7 के बाद हमने वो पूरा बनाया, हमने उन इलाकों से वोट दिया जब पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ते थे, इवन के मैं डिफेंस क्लिफ्टन में खुद मैंने वोट। सर मुझे इसका बता देना, ये 5 ये हो गई 5 सीटें जो हमने कराची में ली। हमारे पे बराए मेहरबानी ये दानली शांदी वाले इल्जाम ना लगाए आपने, बाकी जिस पे लगाते सर अब देखिए जैसे इनकी रिजर्व सीट का मामला ना, ये पहले दिन से ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। आप अपना कानून पेश कर रहे हो, आप इलेक्शन कमीशन को भी ये ना वहां पे सबको बुरा भला कह रहे हो, ऐसा नहीं। मैं कानून में बात ही नहीं कर रहा, दिसंबर में जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस किया तो उसमें तमाम चीजों का शेड्यूल अनाउंस हुआ था, इवन के रिजर्व सीट का भी हुआ था। सही है, अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूं आप जाए इलेक्शन कमीशन में कंफर्म कर लें। उनकी डेट्स थी, जिस तरह नॉमिनेशन फॉर्म की थी, स्क्रूटनी की थी, फिर जो जिनके नाम कंफर्म हुए उनकी लिस्ट थी, वो बात हर एक में कुछ लेकर ये आपको तस्लीम हो सकती है सवाल। मैं वो इस पे भी मैं आ रहा हूं ना, एक प्रोसेस चल रहा है तमाम सियासी पार्टी के लिए, सब एक ये अपना पीटीआई या किसी सुन्नी इत्तेहाद का, तो आज इन्होंने तो खुद लिख के वहां पे दिया था कि जी हम हमारे जो है ना, मतलब आप अपनी लिस्ट जमा करा, इन्होंने कहा जी हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद जमा करा के दे दी है, जिसका इलेक्शन कमीशन आज अनाउंस। बिल्कुल ठीक है। देखिए बात यह है कि आप जब एक प्रोसेस से गुजरे ही नहीं है तो ये क्या करें, आप कानून चेंज कर दें। मैं वही कह रहा हूं, आप ले कानून मौक़िफ़ से इतना कहूं कि कानून चेंज कर दें, तमाम चीजों को वापस रिवाइज करें, तमाम सियासी पार्टी को अपनी लिस्टें जमा कराओ, भाई आ जाओ फिर से, क्योंकि हम रिजर्व सीटें मैं समझता हूं रिजर्व सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी। मसला सारा इंटेंशन है, इंटेंशन ये कि इस वक्त खलल डाला जाए, ऐवान मुकम्मल नहीं होगा तो ऐवान बनेगा। सर ऐवान केपी भी तो आज अलग उठाया ना, वहां भी तो ऐवान बन गया। स्पीकर बुला सकता है इजलास, ठीक है ना, वो कानूनी तरीका है, मतलब आइन में मौजूद है, इजलास हो सकता है। पीटीआई के पास प्रेसिडेंट बैठा हुआ है ना, जो इनका नुमाइंदा बनकर काम तो कर रहा है ना, और क्या चाहिए इनको। इस वक्त इंटेंशन ये है किसी तरह से असेंबली का इजलास ना हो, किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर वक्त पे अपना हल्फ ना उठाए, हालांकि वो मुल्क की जरूरत है। सर मेरे पास नासिर अजीम साहब ज्वाइन कर चुके हैं, नासिर अजीम साहब, एडवोकेट नासिर अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कानूनदान है सर, इनसे जानते हैं कि मसला कहां पे आगे फंसा है। नासिर अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब ये बताएं कि इस वक्त जो रिजर्व सीट्स का मुअम्मा बना हुआ है, कानूनी एतबार से क्या ये रिजर्व सीट्स पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती हैं? दूसरा ये बता दें कि अगर ये सीटें इन्हें नहीं मिलती तो क्या ये सीट्स दीगर जमातों में तकसीम की जा सकती है? प्लीज एलैबोरेट कर दें। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगर मैं आपसे बात आज करना चाह रहे हैं, जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो आपके टॉपिक है, उस हवाले से मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जो मेजर गलतियां हुई, ना तो उन्होंने अपने लिए रिजर्व जमात रजिस्टर करवाई थी, और जब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का इरादा किया तो उनके पास ये भी आई थिंक इंफॉर्मेशन नहीं थी, अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए, कि कानून के मुताबिक आपने सबसे पहले अपनी जमात की तरफ से जो रिजर्व सीट्स होती हैं उनकी नॉमिनेशन लिस्ट देनी होती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऐसा नहीं किया हुआ था, क्योंकि उन्हें तो इल्म ही नहीं था कि उनके पास इतनी ज्यादा सीट्स आ जाएंगी या इतने मामला हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती रही कि उनकी जो सुन्नी इत्तेहाद की सीट्स हैं वो बाद में अपनी रिसिप्ट सबमिट करवाएंगे, अपनी नॉमिनेशन सबमिट करवाएंगे, हमारी जो लिस्ट होगी वो उसमें अकोमोडेट हो जाएगी। तो
अकॉर्डिंग टू लॉ इलेक्शन लॉ देखा जाए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और इनके कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इतने असेंबली में से बात करते रहे, वो भी ये डिस्कस करते रहे, मैंने उस वक्त मैंने कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इनके पास बेसिकली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास लीगल पॉलिसी की कमजोरी है, जिसकी बुनियाद पर आज ये मारता है। और ये सीट्स दूसरों में तकसीम हो सकती हैं। जी नासिर साहब, गालिबन लाइन नासिर साहब को रिकनेक्ट करें। अशफाक साहब, ये जो नासिर साहब जो कह रहे हैं कि लीगल लकूना है, चले मान लिया, माजी में इस तरह की मिसालें हैं कि इस तरह की लकूनाज रहे, बट वो सीट्स अवॉर्ड हुई हैं। देखिए मुनीर भाई, देखें मैं आपको बताऊं, एक सियासी पार्टी नहीं, तमाम सियासी पार्टीज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर इतना बड़ा टेंट लगा हुआ था, जहां पे वो सबके नॉमिनेशंस ले रहे हैं, स्क्रूटनीज कर रहे हैं। एक कानून है, अब ये तो एक कोटे के तहत मिलती है ना। मैं वही बता उस कोटे में अगर पीपल्स पार्टी को अगर उससे ज्यादा सीट मिल जाते, देखिए बात ये नहीं मुनीर भाई, होता ये है, ये अभी से कानून नहीं है, ये सब इनको पता है, ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये अभी देखिए इन्होंने तायद की ना, एक वकील ने नासिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार फिर नासिर ये बता दें, ये सीट्स आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पे, सलमान साहब ये जो गुफ्तगू आपने सुनी, कहीं ना कहीं ये मसला है, लेजिटिमेसी एक अलग मामला है, मोरालिटी एक अलग मसला है। मोरालिटी या लेजिटिमेसी के ग्राउंड पे कहीं भी पीटीआई अकोमोडेट हो सकती है। नहीं, देखें पहले तो वे नासिर साहब गालिबन जो थे उन्होंने मेरी बात की तायद की, और ये हम महसूस करते हैं कि देखें हर चीज़ जज्बात, जोश या गुस्से या एजिटेशन से हासिल नहीं करी जा सकती, कानूनी ज़राए भी होते हैं। एक जमात जो कायद-ए-आज़म की फॉलोअर है, और कायद-ए-आज़म ने कभी भी कानून से इनराफ नहीं करा, कभी भी एब्यूज़, कभी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल निकली, कभी यू टर्न नहीं लिया, तो उससे उनसे सीखें। ये सीटें पीटीआई की हैं, ये कहना हरगिज के वो कोई लेना चाहता है, ये मुमकिन नहीं, बट इट विल टेक सम टाइम। इंटेंशन यहाँ ये है कि इस वक्त जितना रोला इस वक्त डाला जाए वो डाला जाए, जितनी गंद मचाई जाए, ताकि डिले हो किसी तरह से, क्योंकि देखें अब सूबाई कौन चाह रहा है डिले? ये सियासी जमातें जो हुकूमत बना रही वो डिले चाह रही हैं या पीटीआई चाह रही है? सर पीटीआई सीटें दे दें, आज वो क्लियर हो जाएगा मामला। वो एक प्रोसेस के तहत होगा, उसमें महीना लगेगा, महीना का इंतजार करा जाएगा। सर वो महीना लगेगा, लेकिन यहाँ तो मसला ही कि ये पीपल्स, अशफाक साहब कह रहे सीट हमें दें। नहीं सर, हम नहीं मांग रहे वो सीटें, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है, ये मुमकिन नहीं है मेरा ख्याल, ये सवाल ही नहीं बनता, ये सवाल नहीं बनता। ये तकसीम मिलेगी उनको, ये मिलेगी 100% उनको, या कम से कम इधर नहीं जाएगी, ना जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखें, बगैर काम तो नहीं हो सकता। टारगेट जो है, जिस तरह सदर साहब ने समरी पे साइन नहीं करे हैं, बस वो ये कहते हैं जी इजलास ना हो और डिले हो, और किसी तरह से जो है रेक्टिफाई कर ले। नासिर साहब हमें ज्वाइन कर, नासिर साहब को आवाज आ रही है हमारी? जी सर आ रही। हाँ नासिर, ये प्लीज एलैबोरेट कर दें, ये जो सीट्स अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती तो इन सीट्स का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इसके बगैर ऐवान चलाया जा सकता है या इसको दीगर जमातों में तकसीम किया जाएगा? देखिए मुनीर साहब, जो आप मुस्तकबिल की बात करते हैं कि इनको अगर सीट अलॉट नहीं होती, इनको अकोमोडेट नहीं किया जाता इनके मुख्तस कोटे के हिसाब से, तो जब तक आपने अपनी अकॉर्डिंग टू लॉ रिजर्व सीट के लिए लिस्ट नहीं सबमिट करवाई होती, तो फिर तरीकाकार कानून के मुताबिक ये होता है, इलेक्शन लॉ ये कहता है, या इलेक्शन कमीशन के जितने कवानीन है, या जो असेंबली जिस कवानीन पर राइट है, वो ये कहती है कि फिर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को उनकी मखसूस नशिस्तें उनके मुताबिक अलॉट कर देनी है, तादाद के मुताबिक। तो फिर होना यह है कि जो बकिया जमात हैं, इनकी जो मखसूस नशिस्तें जो इनके हिस्से में आनी थी, वो फिर उनके पास चली जाएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जमातें और एक्टिव जमातें फिर वो इस वक्त मौजूद है असेंबली में, और फिर उन्हें मिलनी है। अच्छा, बार बार मैं सुन रहा हूं लतीफ खोसा साहब हो या बैरिस्टर अली जफर साहब हो, वो माजी का मिसाल देते हैं, माजी के केसेस का हवाला देते हैं। वो कह रहे हैं कि माजी में इस तरह से हुआ है और रिजर्व सीट्स अलॉट की गई हैं और रिजर्व सीट्स उनकी जमात का भी हक बनता है। ये बात कितनी हद तक दुरुस्त है कि माजी में इस तरह से कुछ हुआ, या कानून में कोई गुंजाइश पाई जाती है कि सीट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सके? मुनीर साहब, असल बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुकला है, हमेशा याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जमानी करते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी नजर में डालते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बुकला है वो हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रल लॉयर से आप अगर बात करें, न्यूट्रल एनालिसिस में, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि असल में कानून कहता क्या है और आइन की तशरीह होती कैसे है। बेसिकली वो तो अपनी मन मंशा और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हुए ये सारे नजर आते हैं।
बात देखी जाए तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का इसका इंसाफ ठीक है, वर्जन ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर आपने सुन्नी ताज काउंसिल में जाना था तो सुन्नी ताज काउंसिल को लिस्ट देनी चाहिए थी, और सुन्नी ताज काउंसिल को तो ऐसी कोई चीज नजर ही नहीं आ रही थी कि वो 100 सीट उनके पास होंगी। अच्छा, एक चीज और ऐड कर दें, ये भी बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ शायद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इरादा रखती है, या सुप्रीम कोर्ट में ये समात, ये बहस एक बार फिर से जन्म ले सकती है। अगर ऐसा कुछ हो गया कि सीट्स दीगर जमातों में तकसीम हो जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी कर ले, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं जिसको भी रद्द नहीं किया जा सकता, तो फिर इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? देखिए, जहां तक आप मुकदमे की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस फाइल होता है इनकी तरफ से, और क्या सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे सकता है कि नहीं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात मौजूद हैं। देखिए, जजमेंट इसी का नाम है कि जजमेंट आती है तो कवानीन भी बदल जाते हैं। कुछ कवानीन पास होते हैं कौमी असेंबली से, पार्लियामेंट से, और कुछ कवानीन आप फॉलो करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो बेबी डिस्क्रिशनल पावर तो है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर वो चाहे तो, लेकिन फिर आईनी बहरान तो जन्म ले रहा है ना, जो आपको भी नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है। देखें मुनीर साहब, आईनी बुरहान की जहां तक बात करें कि आईनी बुरहान तो हर मरहले में देखें तो चल रहा है। जब से कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई, आज तब से लेकर आज तक दोनों पार्टी की जानिब से आइन चिकनी की गई। सदर पाकिस्तान से लेकर गवर्नर पंजाब से लेकर मुख्तलिफ गवर्नर ने भी आइन चिकनी की। तो आज तक जितनी भी सिचुएशन हैं वो सारी की सारी कासिम सूरी की रूलिंग से स्टार्ट हुई। इसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं हो सकता। नासिर, एक ऐड ऑन कर दें प्लीज, एक चीज एक और ऐड ऑन कर दें। इजलास बुलाने के हवाले से इख्तियारात किसके पास हैं? आईनी तौर पे क्या सदर पाकिस्तान इस इजलास को रोक सकते हैं और कितना अरसा रोक सकते हैं? देखिए, सदर पाकिस्तान की जहां तक जिद की बात आ रही है, खबर चल रही है, वो हेडलाइंस है आज के अखबारों में कि सदर पाकिस्तान नहीं चाहते कि वो इजलास को बुलाएं। पहली बात तो यह है कि सदर पाकिस्तान को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, इसे भी आइन चिकनी कहते हैं। इजलास के बुलाने की ना बुलाने की कोई वजूहत होनी चाहिए ना। वो कह रहे हैं कोरम पूरा नहीं, वो कह रहे हैं ऐवान पूरा नहीं, सॉरी। देखें, ईवान की जहां तक बात करते हैं तो ईवान तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में मुनसर होगा और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की रिजर्व सीट पे मुनसर होगा। वो कैसे कह सकते हैं कि इनकी सुन्नी ताज काउंसिल में शामिल हुए लोगों की आगे रिजर्व सीट नहीं मिली तो ईवान रिजर्व सीट के ऊपर नताइज तब्दील नहीं हो सकते। अगर रिजर्व सीट अगर मिल भी जाए तो उसकी रेशियोज तो वही रहेंगी ना, तो नताइज के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो फिर तो ईवान बुलाया जा सकता है। देखें, इजलास बुलाने में मैं समझता हूँ किसी किस्म की कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए। अगर सदर पाकिस्तान इजलास नहीं बुलाते तो फिर क्या होगा? क्या स्पीकर बुला सकता है, कोई और बुला सकता है? देखिए, कानूनी हल तो है। जब सदर पाकिस्तान नहीं करेगा तो सेनेट के जो चेयरमैन होते हैं वो कायम मुकाम सदर होते हैं, और मुमकिनात में है कि शायद फिर वो इस बात को आगे लेकर चले। और बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर, और आपने हमें ज्वाइन किया और अपने कीमती राय से आगे किया। सलमान साहब, गालिबन वही गुफ्तगू जो आप कह रहे थे कि सदर के पास इख्तियारात महदूद है, इसको काइंडली वाइंड अप करेंगे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो करेंगे भी, वो लग रहा है करेंगे, वो कायम रहेंगे इस बात पे, तो मैं नहीं समझता कि इजलास जो है रुक सके। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे माजी में हुआ, उन्होंने कहा दस्तखत मैंने नहीं किए, किसी और ने कर दिए, फिर वो कहेंगे ये भी मैंने नहीं किया, किसी और ने कर दिया। ये तो खैर अब आप कुछ भी बना लें जी, यहाँ तो ये चीजें हो मैंने पढ़ा नहीं था। लेकिन ये कि क्योंकि किसी तरह से भी अगर ये सब रिजर्व सीटें आ भी जाती, जो भी होता, तो नतीजा वही आना था जो अब आना है। तो लिहाजा मीडिया हाइप है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इंटेंशन हरगिज उन्हें भी पता है कि ये नहीं रुकेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें सब पता है, रिजर्व का भी पता है, सारी चीजें पता है। ये सिर्फ मीडिया हाइप है, रिजर्व सीट से फर्क नहीं पड़ेगा। मीडिया में जिंदा रहने का तरीका है, क्योंकि ये पीटीआई की पॉलिसी है, मीडिया में जिंदा रहो, ब्रेकिंग न्यूज रहे, आप टेंशन में रहे। गवर्नमेंट के ऊपर इस पर प्रेशर आएगा, गवर्नमेंट पे किसी तौर पर प्रेशर आएगा? मुमकिन नहीं है, कोई मुमकिन, हर तरह से कोई इस हवाले से कोई प्रेशर आता हुआ नहीं लग रहा। एक चीज अगर मैं ये कहूं कि मॉरलिटी या एक जमहूरियत की बात करें, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों को चाहिए कि वो सरेंडर करें, क्योंकि जब नताइज पे फर्क नहीं आना चाहिए तो फिर ये जमातें सरेंडर कर सकती हैं। देखें, इन रिजर्व सीट देखें, इस पे एक कानूनी एतराज हुआ है, उसका एक कानूनी फॉर्म मौजूद है, उसके तरीके से जाएं। ये कोई इसमें ये कोई नाराजगी या खुशी की बात। आखिरी सवाल वही,
कोई इरादा है सीटें देने का या ये मुनीर भाई ये वाली बात जो हम कर रहे हैं ना, अब दें, ये कैसे देंगे? देखिए ये नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराएंगे, इनकी स्क्रूटनी होगी। देखिए मेरे सर बात ताल्लुकात यही नहीं मुनीर भाई। अब देखे ना, एक प्रेसिडेंट बेचारा वो एक दिन का वजीर आजम नहीं है, 6 मार्च को प्रेसिडेंट साहब ने रिटायर होना है। इन्होंने बोला कि यार जाते जाते कुछ ना कुछ करके जाऊं। अब वो उन्होंने इजलास को रोक तो दिया, और वैसे भी उनको जो मतलब 21 दिन में जो है कानून कहता है इजलास बुलाना है, 21 दिन पूरे हो चुके हैं, कल भी हो सकता है इजलास हो भी जाए, क्योंकि फिर स्पीकर पर इजलास बुला सकता है। और रह गए रिजर्व सीटों का मसला, ये रिजर्व सीटें किसी पार्टी को जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पार्टी ने अपनी लिस्ट, अपनी नॉमिनेशन पहले ही जमा करा चुके हैं, और उन सबों को ऑलरेडी असेंबली में बुला लिया गया। सवाल जो ऐवान बनने जा रहा है उसमें एमक्यूएम आपके साथ इत्तेहादी बेंचेस में होगी, वो तो वफाक में है, वफाक की बात, वफाक में तो मैं वफाक की बात कर रहा हूँ सर। आप गवर्नर देंगे तो वो नहीं बनेंगे ना आपके सर। हम कौन होते हैं देने वाले लेने वाले? हमें तो इतना पता है कि हम अपने उस पे जिस तरह हम अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह सूबे में काम कर रहे हैं, और जहां जहां हमें जो चीजें मिली उस तरह अपना काम करेंगे। बाकी रह गई, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, ये जो एक अनोखा और ये खास तौर पर ये जो अपना प्रेसिडेंट साहब जो है पीटीआई के जो तर्जुमान बनकर जो प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हुए, मैं तो कहता हूँ देखिए आईनी, वो आईनी होता है। देखिए वो आईनी होता है, आईनी ओहदे की बड़ी एक अहमियत होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको ऐसा, देखिए आईनी ओहदे के, देखिए आप, हम और आप इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क की तमाम इसी पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान इम्यूनिटी के पीछे छुपते रहे, इसी पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान आप जमहूरियत की बात को छुपाते रहे, अपने केसेस दबाते रहे। देखिए इसी पाकिस्तान में आप देखिए इस्तिस्ना हासिल थी इसी पाकिस्तान में। अभी खान साहब होती तो खान साहब देखिए खान साहब, आप खान साहब भी जमहूरियत की बात करते हैं, यही खान साहब परवेज मुशर्रफ के जो है आपका रेफरेंडम में आपका चीफ पोलिंग एजेंट बने थे ना, यही खान साहब थे जो जमहूरियत मैं वही कह रहा हूँ, इतना से कह रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट साहब का है, सोई सलमान में जरा ये बात मैं करना चाह रहा था, मेरा मौके ना रह जाए, मैं ना कहीं बात कर लूं। सिर्फ ये जो आपका जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, इनको तो फिलफोर हटा के इनके खिलाफ जो 2 केसेस बन रहे हैं ना, एक तो ये इजलास ना बुलाने वाला, और इससे पहले जो उन्होंने अदम इत्माद की तहरीक में जो किया था, उस दोनों पे इनके पर केसेस। पॉइंट है सलमान साहब, लास्ट मैं हट के बात करूंगा, इससे मुख्तलिफ चीज है। वो ये कि पीटीआई को एक सुनहरा मौका मिला था उस वक्त जब वो कौमी असेंबली से रिजाइन, अगर वो नहीं देते एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती और शायद वापस आ जाते, ऐसा ही था। अब पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, कंसंट्रेट इस तरफ करें, पीटीआई सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनने जा रही है, जिसमें पार्लियामेंट में भी नहीं आ पाए और नया खून आ रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये जिस तरह की अपोजिशन बनेगी, मैं नहीं समझता कि ये हर्डल्स क्रिएट ना करे। ये बड़ी जबरदस्त अपोजिशन होगी और ये मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए। सर थैंक यू सो मच, उम्मीद करता है आपका आज का प्रोग्राम पसंद होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।